नमस्कार दोस्तों, अगर आप धान की बुवाई ट्रांसप्लांट विधि से यानी नर्सरी तैयार करके करने जा रहे हो तो आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बेहद खास होने वाला है जो किसान भाई नर्सरी तैयार करके और ट्रांसप्लांट विधि के द्वारा जो धान की रोपाई करते हैं। तो किसान भाइयों, धान की फसल के अंदर शुरुआती चरणों में कौन कौन से कार्य किए जाएं और किस तरीके से उसको बोया जाए, जो टेलरिंग रिंग विधि है उस विधि से। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यह हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और जो धान की फसल है उसमें कौन कौन से खाद किस किस स्टेज पर देने हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो मैं गजेंद्र, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि धान की बुवाई करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस प्रकार से खेत की तैयारी करनी है, बुवाई के टाइम पर हमें कौन कौन से खाद यूज करने हैं और हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन कौन सी जगह पर अपनी गलती करते हैं। आज इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी। धान की बुवाई करते वक्त हमें किस किस तरह की तैयारी करनी होती है। तो भाइयों, खेत के अंदर जब धान की नर्सरी डाली थी उस समय जब हमारी नर्सरी 20 से 22 दिन की हो जाती है, उसके बाद जब हमारी नर्सरी स्वस्थ एवं हेल्दी होगी तो उस नर्सरी को खेतों में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उनके अंदर हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और किस तरह से हमें ट्रांसप्लांट करना है। खेत की तैयारी की अगर बात की जाए तो खेत की तैयारी में सबसे पहले खेतों की गहरी जुताई से मतलब ये होता है कि इस प्रकार के हलों को यूज में लें जो एक गहरी जुताई करें। हमने लगभग जो 2 से 3 साल से जब हम लगातार उत्पादन ले रहे हैं तो हमारी जो ऊपरी परत के नीचे जब दूसरी परत होती है तो वो बहुत ही कठोर हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है, धान हुआ कोई भी फसल हुई, उसकी जड़ें गहराई में नहीं जाती और लंबे समय तक नमी बनाए रखने में भी सक्षम नहीं होती। तो सबसे पहले खेतों को इस प्रकार के हल से जुताई की जाए कि जिससे जो हमारी कठोर परत है वो टूट जाए और हमारा जो पानी है वो एक गहराई तक जाए, लंबे समय तक फसलों को नमी मिलती रहे। अगर इस प्रकार के हल की बात की जाए तो सब सोइलर जो हल होता है वो बहुत ही गहरी जुताई करता है और कितनी भी कठोर परत हो उसको तोड़ने में सक्षम होता है। तो किसान भाइयों, प्रत्येक वर्ष नहीं तो लगभग 2 से 3 वर्ष पश्चात हमें अपने खेतों की जो जुताई है वो सब सोइलर हल के द्वारा करनी चाहिए। अब बात करते हैं धान के लिए खेत की तैयारी। किसान भाइयों, धान के लिए खेत की तैयारी करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि जो हमारा खेत है वो बिल्कुल समतल होना चाहिए, क्योंकि धान की फसल के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर हमारा खेत ऊंचा नीचा होगा तो हमारे खेत में पानी का ठहराव नहीं हो पाएगा, जिससे हमारी जो फसल है वो पूरे खेत में एक जैसी नहीं होगी, कहीं तो कमजोर होगी, कहीं बेहतर अच्छी होगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। किसान भाइयों, जब आपने खेतों की गहरी जुताई करवा दी उसके पश्चात हमारे किसानों को सड़ी गली गोबर की खाद अगर उपलब्ध है तो, अगर नहीं है तो किसी नजदीकी दुकानदार से वर्मी कंपोस्ट अच्छा होना चाहिए, उसका उपयोग 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव कर देना चाहिए। इनको डालने के पश्चात खेतों की फिर से गहरी जुताई कर देनी है और खेतों में पाटा लगाकर, जिससे ढेले ना हो, और खेतों में पानी डाल देना है। उसके बाद हमें पडलिंग करनी है। पडलिंग का मतलब ये होता है कि उसको हलों के द्वारा या फिर पहले हमारे जो किसान थे वो बैलों के द्वारा पडलिंग करते थे, उसमें मिट्टी और पानी का एक घोल बनाते थे जिसको पडलिंग बोलते हैं। वो करना बेहद जरूरी होता है। धान की खेती के लिए रासायनिक अगर खादों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो खाद होता है वो फास्फोरस होता है। तो किसान भाइयों, फास्फोरस की पूर्ति हमें कई तरीकों से मिल सकती है। डीएपी के जरिए अगर किसान डीएपी का उपयोग करता है तो उससे भी हमें फास्फोरस मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने देखा है लगभग 2 से 3 वर्षों से
जो फास्फोरस वो डीएपी की जो किल्लत होती है, जिसके कारण हमारे किसान फास्फोरस की पूर्ति नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमारे किसान अन्य जो दूसरे रासायनिक खाद हैं उनका उपयोग करके भी फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। एसएसपी जो होता है वो 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में 16% फास्फोरस होता है और इसके बाद 14% सल्फर होता है। तो हमारे जो दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति भी इससे हो जाती है। अगर किसान के पास सिंगल सुपर फॉस्फेट भी नहीं है तो उसके बाद क्या डाले किसान भाइयों? इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और बेहद खाद माना जाता है एनपीके 12-32-16। तो किसान भाइयों 12-32-16 जो एनपीके होता है वो ज्यादातर फसलों में उपयोग में लिया जाता है। तो किसान भाइयों 12-32-16 एनपीके जो होता है उसका भी उपयोग करके हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनपीके 12-32-16 होता है उसमें 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। तो हमारे जो 3 पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति भी ये खाद आसानी से कर देता है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो हमारे किसान भाई टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट उसका भी उपयोग करके फास्फोरस की आसानी से पूर्ति कर सकता है। इसके अंदर 46% फास्फोरस और 14% कैल्शियम होता है। तो किसान भाइयों ये जो हमने रासायनिक खाद बताए हैं इनमें से किसी एक का सिलेक्शन करके किसान अपने फसल के लिए फास्फोरस की पूर्ति कर सकता है। अब किसान भाइयों अगर आप टीएसपी का उपयोग कर रहे हो तो इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को यूरिया जरूर काम में लेना है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। बात करते हैं फास्फोरस बेहद जरूरी क्यों है। तो किसान भाइयों हमारी जो धान की फसलें होती हैं इसमें सबसे बड़ी बात होती है टिल्डरिंग, कल्ले निकलना। तो किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है उससे जितने ज्यादा कल्ले निकलेंगे प्रति पौधे से उतना ही बेहतर उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों जो फास्फोरस होता है इसका जो मेन रोल होता है वो है जड़ों को गहराई तक लेके जाना और उसके बाद जो हमारे कल्लों की संख्या है उनको बढ़ाना। तो किसान भाइयों फास्फोरस जरूर डालना है। ये फास्फोरस जो होता है हमारी धान की फसल में बम्पर उत्पादन देने में वरदान साबित होता है। फास्फोरस एक ऐसा खाद है जो फास्फोरस जो हमारे पौधे हैं उनकी जड़ों तक पहुंचता है और जो हमारे अन्य जो हमने खाद डाले हैं उनको भी हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात करते हैं पोटास। 1 एकड़ जमीन में 30 से 35 किलो पोटास जरूर डालना चाहिए। आजकल हमारे किसान भाई अपने खेतों के अंदर बहुत ही कम पोटास डालते हैं। तो किसान भाइयों जो हमारी पोटास है इसकी ही बदौलत हमारी जो फसल है वो आगे चलकर बीमारियों से बची रहती है। पोटास की बदौलत ही हमारे जो अन्य पोषक तत्व हैं वो पौधे के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। तो पोटास का भी 100% उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों अब हमारा खेत ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो किसान भाइयों अब ट्रांसप्लांट करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना है, तो अब उस बात पर चर्चा करते हैं। किसान भाइयों जो हमारी नर्सरी होती है वो लगभग दूसरे खेतों में तैयार की हुई होती है। तो हमारे किसान भाई जब नर्सरी को उखाड़कर अपने खेतों में ला रहे होते हैं तो जो किसी बीमारी से ग्रसित पौधे हों उनको उसी जगह पर निकाल कर फेंक देना चाहिए। और ट्रांसप्लांट करते समय पौधे से जो पौधे की दूरी है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा नज़दीक होना चाहिए ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। नर्सरी उखाड़ने से 2 दिन पहले हमारे किसान भाइयों को किसी कीटनाशक का उपयोग करना है और जब हमारी नर्सरी तैयार है तो उसके ऊपर कीटनाशक का उपयोग करने से क्या होगा कि हमारी फसल में जो छुपी हुई सुंडियां होती हैं वो मर जाएं, जो हमारे खेतों तक ट्रांसप्लांट के समय नहीं पहुंचे। अक्सर हमारे किसान जब हमारे पौध तैयार हो जाती है तो उसको उखाड़ कर लाने के पश्चात बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब वो गलती क्या करते हैं, क्योंकि हमारी जो जड़ें होती हैं वो दूसरे खेत से उखड़ कर आ रही होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंगस का असर हो सकता है। तो किसान भाइयों इस समय पर हमारे जो पौध है
उसको एक कीटनाशक या फिर कोई फंजीसाइड जैसे कार्बेंडाजिम ले लेना है या फिर मैंकोजेब, इनको मिलाकर और आपस में घोल तैयार करके हमारी जो नर्सरी तैयार है उसकी जड़ों को उसमें डुबोकर हमेशा ट्रांसप्लांट करना चाहिए। आगे चलकर हमारी जो फसल है वो एक स्वस्थ फसल होगी और फंगस जनित जो बीमारियां हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। और किसान भाइयों, नर्सरी लगाने के 72 घंटे के अंदर ही हमें जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग कर लेना चाहिए। इस समय पर उपयोग करने से भविष्य में जो हमारे खरपतवार हमारे खेत में जर्मिनेट होंगे वो एक लिमिट में ही होंगे। अगर किसान खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ा हानि का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे टिलर्स हैं उनकी संख्या में भी कमी आएगी और हमारी जो धान की फसल है उसको अगर स्वस्थ हवा और स्वस्थ रोशनी नहीं मिलेगी तो हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करती है। अगर 1 एकड़ खेत के लिए पौधों की अगर बात की जाए, जो धान की नर्सरी तैयार की है उसमें अगर काउंटिंग की जाए तो लगभग 80,000 से 85,000 पौधों की आवश्यकता होती है प्रति एकड़ के लिए। तो किसान भाइयों, निश्चित गैप पर ही, ना तो ज़्यादा नज़दीक और ना ज़्यादा दूरी पर हमें जो हमारी नर्सरी है उसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ट्रांसप्लांट करने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद आपको क्या करना है भैया, शुरुआती चरण में नाइट्रोजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस समय वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर जब हमारे कल्ले निकल रहे होते हैं तो उनके लिए जब हमारा पौधा 8 से 10 दिन ट्रांसप्लांट किए हुए हो जाता है तो 1 बैग यूरिया 1 एकड़ जमीन के लिए उपयुक्त होता है और उसको हमें खेत में डाल देना है। उसी के साथ 10 किलो जिंक सल्फेट। अगर जिंक सल्फेट 21% वाला है तो 7 किलो, अगर 33% वाला जिंक है तो 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डाल देना है। इसके साथ ही हमें 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिला देना चाहिए। ये सब मिलाने के बाद खेत के अंदर आप जब बुरकाव करेंगे और उसके बाद फिर हमें सिंचाई कर देनी है। जो धान की फसल है उससे जो कल्ले निकलने की जो संख्या है वो बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही स्पीड से ये कार्य होगा। आप देखेंगे कि कुछ दिन पश्चात हमारे जो कल्लों की संख्या है उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हमारी जो धान की खेती है वो एकदम स्वस्थ और एक शानदार ग्रोथ और टिलर्सों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए धान की नर्सरी तैयार करने से और खेतों की तैयारी करने तक की बनाई गई है। तो हमारे किसान भाइयों, अगर जिंक सल्फेट 21% वाला है तो 7 किलो, अगर 33% वाला जिंक है तो 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डाल देना है। इसके साथ ही हमें 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस मिला देना चाहिए। ये सब मिलाने के बाद खेत के अंदर आप जब बुरकाव करेंगे और उसके बाद फिर हमें सिंचाई कर देनी है। जो धान की फसल है उससे जो कल्ले निकलने की जो संख्या है वो बहुत ही बेहतर ढंग से और बहुत ही स्पीड से ये कार्य होगा। आप देखेंगे कि कुछ दिन पश्चात हमारे जो कल्लों की संख्या है उनमें बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हमारी जो धान की खेती है वो एकदम स्वस्थ और एक शानदार ग्रोथ और टिलर्सों की संख्या काफ़ी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हमने किसान भाइयों को खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, कौन कौन से खाद डालने हैं, नर्सरी तैयार करना, नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना और बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं। अगर किसान उनको अपनाता है तो धान की एक बेहतर फसल लेने में सक्षम होता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे अन्य किसान साथियों तक ज़रूर शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।